उप सह संयोजक यौगिकों में बंधन की बात कर रहे थे और बंधन में हमने बीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत इसको देख लिया है और इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। आगे हम देखो बिंदु लेंगे बीबीटी की सीमाएं बीबीटी की सीमाएं यानी क्या कमियां रह गई थी बीबीटी में। देखो पहली जो सीमा है बीबीटी की, पहली सीमा है कि ये जो सिद्धांत है वो संकुल के रंग की व्याख्या नहीं कर पाया, संकुल के रंग की व्याख्या नहीं कर पाया। एक तो कमी ये रह गई थी। इसने केवल ये बताया कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल रंगीन हो जाएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संकुल रंगहीन हो जाएगा। इसके अलावा इसने ये कारण नहीं बताया कि रंगीन क्यों होता है और रंगहीन क्यों होता है। इसकी व्याख्या की गई है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत हम लेंगे सीएफटी में, एक तो कमी ये रह गई, संकुल के रंग की व्याख्या नहीं कर पाया। नंबर दो कमी रह गई थी कि ये उच्च चक्रण और निम्न चक्रण, उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुल, इसके निर्माण इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। एक कमी रह गई थी, उच्च चक्रण संकुल व निम्न चक्रण संकुल निर्माण की व्याख्या, लिख सकते हैं पूरा, निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाया, तो ये कमी रह गई थी। तीसरी कमी इसमें रह गई थी कि ये सिद्धांत दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। एक कमी रह गई थी 4 नंबर कि ये जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था ये सिद्धांत। इसको संक्षेप में हम लिखते हैं CFSE, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो एक कमी रह गई थी। एक कमी और बता सकते हैं हम, देखो एक कमी क्या रह गई थी, बीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत केवल धातु परमाणु को महत्व देता है, जबकि लिगेंडों को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये केवल धातु परमाणु को ही महत्व देता है, लिगेंडों के इसने कोई महत्व नहीं दिया, लिगेंडों के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो इस प्रकार बीबीटी की हम ये 5 सीमाएं बता सकते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, प्रश्न था बीबीटी की कोई 2 सीमाएं लिखिए, तो इनमें से कोई भी आप सीमा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना जो सेकंड इसमें सिद्धांत चलेगा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत चलेगा बंधन के बारे में। ये भी संकुल यौगिकों में बंधन को स्पष्ट करता है, बंध के निर्माण की व्याख्या करता है, संकुल के निर्माण की व्याख्या करता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम यहाँ CFT कहते हैं, CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहा गया है। देखिए CFT में इसकी खोज की गई थी बेथे के द्वारा, खोज हम लिखेंगे बेथे, ध्यान रखना खोजकर्ता का नाम, कि खोज किसने की, खोज की गई है बेथे के द्वारा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं या मुख्य अवधारणाएं कह सकते हैं, मुख्य अवधारणाएं
अवधारणाएं, कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य अवधारणाएं, इनकी बात करेंगे हम कि सीएफटी की मुख्य अवधारणाएं क्या है। पहली अवधारणा देखो, नंबर एक इसमें ये बताया गया है कि सीएफटी कहता है समकुल यौगिक में धातु परमाणु एम और लिगेंड, इन दोनों, ये दोनों परस्पर, ये दोनों धातु परमाणु, धातु एम का मतलब हो गया धातु परमाणु और इसका मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लिगेंड, समकुल यौगिक में धातु परमाणु और लिगेंड, ये परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक रूप से बंधित रहते हैं। एक तो ये बताया गया है कि धातु परमाणु M और लिगेंड L ये परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक रूप से बंधित रहते हैं। एक तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट जो इसका मुख्य बिंदु है, मूल अवधारणा है कि ये जो वैद्युत आकर्षण बल है, वैद्युत आकर्षण बल देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इन दोनों के बीच में, इसके बारे में ये बताया गया है कि धातु परमाणु या आयन, इस पर तो होता है धनावेश, तथा लिगेंड जो होता है, लिगेंड पर होता है ऋणावेश। तो विपरीत आवेश होने के कारण इन दोनों के बीच में परस्पर ये वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। एक हम बात ये कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखो इसका क्या है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है यदि लिगेंड उदासीन होते हैं, यदि लिगेंड उदासीन हो तो क्या है, यहाँ तो ऋणात्मक था, लिगेंड ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा और उस आकर्षण बल को हम कहेंगे वैद्युत आकर्षण बल। जबकि यदि लिगेंड उदासीन है तो क्या होगा, इस स्थिति में हम यहाँ बताएंगे कि लिगेंड में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। द्विध्रुव का मतलब मान लीजिए लिगेंड है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इस तरीके से द्विध्रुव है वो उत्पन्न हो जाएगा लिगेंड में, तो ये लिगेंड हो गया अपना। अब यहाँ ये M क्या है, ये धातु परमाणु है जो कि कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण इनमें भी परस्पर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो तीसरा बिंदु इसमें हम ये बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर का जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है वो ये बताया गया है CFT में कि धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। पांचों डी कक्षक क्या होते हैं, समभ्रंश होते हैं। अर्थात इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। एक बिंदु ये बताया गया है कि धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती हैं। इसके बाद में देखो 5वां बिंदु लेते हैं हम। 5 नंबर का जो बिंदु बताया गया है, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में बताया गया है कि एक समकुल यौगिक में धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड फैले रहते हैं या चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है।
जैसे मान लीजिए ML6 है, एक ये संकुल है। इस संकुल में धातु परमाणु चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस तरीके से चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है ये, और एक संकुल का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें कि धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, और डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसे डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। देखो किस तरीके से समझाएंगे। धातु परमाणु के ये डी कक्षक है, देखिए ध्यान दीजिए। धातु परमाणु के डी कक्षक आप जानते हैं, डी कक्षक है ये। तो डी कक्षक क्या होते हैं? ये 5 डी कक्षक हो गए। आप यहाँ ये भी जानते हैं कि ये 5 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं, वो देख लो एक बार। 5 डी कक्षक ये कौन से हैं? एक तो है अपना DXY, DXZ, DYZ, 3 तो ये हो गए हैं। एक DX² Y² और एक होता है DZ²। ये 5 डी कक्षक हैं। इनमें से 3 कक्षकों को संयुक्त रूप से T2G कक्षक कहते हैं। 3 कक्षक हैं, DXY, DXZ और DYZ। इन तीनों को संयुक्त रूप से T2G कक्षक कहते हैं, और बाकी 2 कक्षकों को AG कक्षक कहा जाता है। ध्यान रखना, T2G कक्षक और ये हो गए AG कक्षक। तो यहाँ ये डी कक्षक है, मान लीजिए 3 कक्षक है ये तो हो गए अपने T2G कक्षक, और 2 कक्षक है, इनको हमने कह दिया EG कक्षक। ये 5 कक्षक हैं, ये समभ्रंश है। यहाँ ये कक्षक क्या है? समभ्रंश है। एक प्रश्न तो यहीं से बनता है अपना। प्रश्न क्या बनता है कि समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं? एक प्रश्न तो ये बनता है, समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं? तो वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। अब देखिए 5वें बिंदु की बात कर रहे हैं हम। तो 5वां बिंदु हमें ये बताता है कि जब ये एक संकुल यौगिक बनता है तो ये धातु परमाणु के डी कक्षक, लिगेंड इसकी ओर आएगा धातु परमाणु की ओर, तो डी कक्षक मार्ग में पड़ेंगे। इन डी कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा। ये डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, इसी कक्षक तो ऊपर चले गए, और T2G कक्षक है ये नीचे आ गए। 3 कक्षक होते हैं T2G, ये T2G कक्षक ये नीचे आ गया। AG कक्षक है ये ऊपर चला गया। ठीक है, AG कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है, और डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डी कक्षकों का विपाटन या डी कक्षकों का विभाजन कहते हैं भी। तो ये विपाटन या विभाजन को आप समझा सकते हैं। दोबारा सुन ले एक बार कि जब एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है, धातु परमाणु की ओर लिगेंड अग्रसर होते हैं, मार्ग में धातु परमाणु के डी कक्षक आते हैं, डी कक्षकों की ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है और डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसे डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन कहा जाता है। ठीक है, डी कक्षक 2 भागों में बट गए। EG कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो गई और T2G कक्षक की ऊर्जा में क्या हो गई? कमी हो गई। इसीलिए EG कक्षक को ऊपर रखा है और T2G कक्षक को मैंने नीचे रखा है। इसकी ऊर्जा कम है
और इसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब देखिए कितनी ऊर्जा में वृद्धि होती है, यहाँ ऊर्जा में वृद्धि होती है 0.6 डी क्यू की, और T2G कक्षक की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, और ये कमी आती है 0.4 डी क्यू की। डी क्यू ये इकाई है, डेबाई कूलम। इजी कक्षकों में ऊर्जा, इजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है 0.6 डी क्यू की, और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है, ये कमी होती है अपनी 0.4 डी क्यू की। वृद्धि हुई इसलिए प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, कमी होती है इसलिए यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। प्लस और माइनस कमी और वृद्धि के लिए एक चीज ये है। अब ये जो कमी और वृद्धि ये मापी गई है, ये एक देखो ये सेंटर बनाया मैंने, इस सेंटर को हम कहते हैं बैरी सेंटर। इस सेंटर को हम कहते हैं बैरी सेंटर। देखो ये बैरी सेंटर है, इससे कमी और वृद्धि को मापा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजी कक्षक और T2G कक्षक। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में जो अंतर है, एजी कक्षक और T2G कक्षक, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, और इसको हम दर्शाते हैं डेल के द्वारा। तो एक परिभाषा कई बार ये पूछ लेता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो एजी और T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, और इसको डेल के द्वारा दर्शाते हैं। देखो डेल का जो मान है यहाँ पर ये होता है 10 DQ के बराबर होता है। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, इसका मान कितना है, 10 DQ के बराबर माना जाता है। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अपना CFT कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहां CFT में ही है, एक तो हम लेंगे यहां पर नंबर ए बिंदु लेते हैं, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। एक तो ये समझाना है हमें, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। और बी नंबर हम यहां ले लेंगे चतुष्कफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे वही हम यहाँ। एक तो अष्टफलकीय है और एक अपना चलेगा चतुष्कफलकीय। इन संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन की या विपाटन की बात करेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं अष्टफलकीय संकुल, ध्यान से सुनना इसको। अभी मैंने आपको बताया था कि ये डी कक्षक है, एक बार समझो तो लिखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये डी कक्षक है, 1 2 3 4 5 डी कक्षक है। ठीक है, अब इनमें अष्टफलकीय संकुल होता है, तो एजी कक्षक को आपको आगे रखना है। एजी कक्षक ये इसके एजी कक्षक हो गए, 2 होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। और ये 3 कक्षक हैं, ये T2G कक्षक है, T2G कक्षक हो गए, ये पीछे होते हैं। ठीक, अब इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान है, तो ऊर्जाएं समान होती है तो उन कक्षकों को हम क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो ये अपने समभ्रंश कक्षक है। ठीक, अब जब एक अष्टफलकीय संकुल बनता है, देखो ये हो गया अपना बैरी सेंटर, इसको हम क्या नाम दे देंगे, बैरी सेंटर। इस प्रकार से ये बैरी सेंटर हो गया, बैरी सेंटर। यहां से कमी वृद्धि को मापेंगे। चलो
जब एक अष्टफलकीय संकुल बनेगा तो ये धातु परमाणु के डी कक्षक हैं। लिगेंड, 6 लिगेंड धातु परमाणु की ओर अग्रसर हो जाएंगे चारों ओर से। तो लिगेंड के मार्ग में पहले कौन से कक्षक आएंगे? ईजी कक्षक। ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इस प्रकार डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसे अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। तो ये ईजी कक्षक हो गया अपना, जो कि ऊपर चला गया, और ये T2G कक्षक हो गया, T2G कक्षक जो कि नीचे आ गया। तो इसे अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन कहते हैं। दोबारा सुन लें, जब एक अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 6 लिगेंड धातु परमाणु की ओर चारों ओर से अग्रसर होते हैं। लिगेंड के मार्ग में पहले धातु परमाणु के ईजी कक्षक आते हैं। ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है। इस प्रकार धातु परमाणु के डी कक्षक दो भागों में बंट जाते हैं। इसे अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ये ईजी कक्षक है। ईजी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, ईजी कक्षक जो होते हैं, ईजी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि या फिर कमी कोई भी हो, ये हमेशा 0.6 DQ की होती है। ध्यान रखना, 0.6 DQ की होती है। तो ईजी कक्षक की ऊर्जा में कमी या हम कहते हैं वृद्धि, चाहे कमी हो या वृद्धि हो, सदैव कितने की रहती है भाई? 0.6 DQ की रहती है। इसके बाद में एक बच गया अपना T2G कक्षक। T2G कक्षक की ऊर्जा में कमी या वृद्धि कोई भी है, वो सदैव 0.4 DQ की रहती है। तो ईजी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो वृद्धि सदैव कितने की होगी? 0.6 DQ की। T2G कक्षक की ऊर्जा में क्या आ गई? कमी, और कमी सदैव कितने की रहेगी? 0.4 DQ की कमी आ गई। ठीक है, ये प्लस का वृद्धि के लिए चिन्ह, ये माइनस का कमी के लिए चिन्ह। ठीक है, T2G कक्षक और ईजी कक्षक, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? ऊर्जा का अंतर। इसको हम लिखेंगे डेल के द्वारा। अष्टफलकीय संकुल है ये, अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल, इसलिए यहां लगा देंगे O, डेल O। डेल O ये बराबर हो जाएगा 10 DQ के बराबर। तो ये अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन हो गया है। प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, क्या प्रश्न था? अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन का चित्र बनाइए। तो डी कक्षकों के विपाटन का चित्र बनवाया गया था, ये डी कक्षकों के विपाटन का चित्र हो गया है। फिर हम बात करते हैं बी नंबर, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। देखो हम डी कक्षक बना लेते हैं अभी। ये डी कक्षक 1 2 3 4 5 डी कक्षक हो गए हैं। इनकी ऊर्जाएं समान हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये कैसे कक्षक हैं? समभ्रंश कक्षक हैं, ऊर्जाएं समान है। ध्यान दें, जब चतुष्फलकीय संकुल बनता है तो लिगेंड के मार्ग में पहले T2G कक्षक आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो T2G कक्षक आगे और EG कक्षक है ये पीछे रहेंगे। ठीक है, अब देखो सुनना, जब एक चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है तो लिगेंड धातु परमाणु की ओर, ये धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, धातु परमाणु की ओर लिगेंड अग्रसर होते हैं।
ठीक है, धातु परमाणु की ओर लिगेंड अग्रसर होते हैं। लिगेंड के मार्ग में धातु परमाणु के डी कक्षक आते हैं। ठीक है, डी कक्षक आते हैं और लिगेंड के मार्ग में पहले T2G कक्षक पड़ते हैं। अतः T2G कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि, T2G कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि और EG कक्षक की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, यहाँ कमी आ जाएगी। तो जो लिगेंड के मार्ग में पहले पड़ेगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और जो बाद में पीछे है उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो देखो इस प्रकार डी कक्षक दो भागों में बांटे जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। इसे चतुष्क फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। तो ये डी कक्षकों का विपाटन हो गया चतुष्क फलकीय में। इसमें T2G कक्षक है ये ऊपर और एजी कक्षक है ये नीचे रहेंगे। ठीक है, अब देखो एजी कक्षकों की ऊर्जा में क्या आई है, कमी आ गई है, नीचे है, ऊर्जा कम है। और अभी मैंने बताया आपको एजी कक्षकों की ऊर्जा में चाहे कमी हो या वृद्धि हो सदैव कितने की होती है, 0.6 DQ की। तो ये 0.6 DQ की क्या आ गई, कम। T2G कक्षकों की ऊर्जा में क्या आई है, वृद्धि हुई है और वृद्धि और कमी सदैव कितने की होती है, 0.4 DQ की होती है। वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस लगा दिया हमने। अब देखो इन दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो डेल हो गया। चतुष्क फलकीय इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे डेल टी और डेल टी का मान हो जाएगा 10 DQ के बराबर हो जाएगा। तो एक बिंदु अपना ये था अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन और चतुष्क फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन या विपाटन। इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना हमें, अष्टफलकीय संकुल है तो EG कक्षक ऊपर रहेगा और चतुष्क फलकीय संकुल है तो T2G कक्षक ऊपर रहेगा। ठीक है, दो संकुल हो गए। अब एक संकुल रह गया अपना, कौन सा, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय ये संकुल रह गया। इसमें विभाजन कैसे होता है, तो आप क्या कहोगे, नॉट, ध्यान रखें, वर्ग समतलीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों के समान होता है। वर्ग समतलीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय संकुल के समान रहता है या के समान होता है। हम यहाँ ये चीज बता सकते हैं। तो दोनों का समान हो गया, अष्टफलकीय का और वर्ग समतलीय का, और चतुष्क फलकीय का अलग हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से आप विभाजन को समझाएंगे। प्रश्न मैंने आपको बताया, एक तो ये आया हुआ है अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन का चित्र बनाइए। यह प्रश्न बन सकता है अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। इस तरीके से समझाना है, कौन से कक्षक ऊपर रहते हैं, कौन से कक्षक नीचे रहते हैं। यह प्रश्न बनता है चतुष्क फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। ठीक है, इसमें T2G कक्षक ऊपर होते हैं, EG कक्षक नीचे होते हैं। जो कक्षक नीचे है उसकी ऊर्जा कम होती है और जो कक्षक ऊपर है उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कुछ प्रश्न तो ये हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न और देख लो आप। एक प्रश्न यहाँ बनता है अपना समभ्रंश कक्षक। एक प्रश्न बनता है समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको कि वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। एक प्रश्न ही हो गया। एक प्रश्न क्या बनता है कि क्रिस्टल
क्रिस्टल विपाटन, क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, जिसको हमने लिखा डेल के द्वारा। क्या बताओगे? एजी और टी2जी कक्षक, एजी और टी2जी कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर, एजी और टी2जी कक्षक कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतर, ऊर्जा अंतर क्या कहलाता है? ऊर्जा अंतर कहलाता है अपना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न देखो इस तरीके से बन सकता है, यहाँ लिख लेते हैं। एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। दो प्रश्न हो गए, नंबर 1, नंबर 2। एक प्रश्न मैंने बता दिया डी कक्षकों का विपाटन। इसके अलावा देखो प्रश्न क्या बन सकता है अपना कि भाई अष्टफल के संकुल में डी कक्षक का विभाजन समझाइए, चतुष्कफल के संकुल में डी कक्षक का विभाजन समझाइए, ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखो अगर इलेक्ट्रॉन भरने की बात की जाए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले टी2जी में भरूंगा या ईजी में? तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा टी2जी में, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है? कम। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे ईजी कक्षक में, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए आप ये बता सकते हैं यहाँ। तो ये अपने कुछ प्रश्न हो गए हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है।